हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर को, जिसका नाम है अम्ल, सार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या होते हैं, इनकी अलग अलग अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप बोर ना हो, इसलिए हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में हम सभी प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो नमक होता है, नमक से कौन कौन से यौगिक बनाए जाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, विरंजक चूर्ण क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सभी के बारे में हम सेकेंड पार्ट में चर्चा करेंगे। बिना देरी के शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलते रहेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। अंतर पता करने से पहले दोस्तों आपसे मैं ये कहता हूं कि आप इन तीनों के एग्जाम्पल एक एक जरूर याद रखें। एसिड के लिए आप क्या एग्जाम्पल याद रखेंगे? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस के लिए आप एक कॉमन एग्जाम्पल याद रखेंगे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। और तीसरा आप जो है सॉल्ट के लिए भी एक एग्जाम्पल याद रखेंगे, जो है NaCl यानी कि नमक, जिसको बोलते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड या फिर इसको नमक बोलते हैं। तो पहला ही अंतर अम्ल और क्षार में क्या होता है कि जब इनका जलीय विलयन बनाया जाता है, तो जलीय विलयन के अंदर क्या होता है, कभी भी जो भी एसिड होगा वो क्या देगा, H+ आयन देगा, और जो बेस होगा यानी कि जो क्षार होगा वो क्या देगा, OH- आयन देगा। तो पहला अंतर यह है कि जलीय विलयन के अंदर अम्ल H+ आयन देते हैं और क्षार OH- आयन देते हैं। फिर बात करें पीएच वैल्यू की, पीएच वैल्यू होती क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, यानी कि इसी चैप्टर में आगे की स्लाइड में चर्चा करेंगे। लेकिन पीएच की वैल्यू आप याद रखेंगे कि जब पीएच वैल्यू 7 से कम होती है तो वो एसिड होता है, और पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है तो वो बेस होता है। स्वाद की बात करें तो अम्ल जो है वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और क्षार जो है वो स्वाद में कसैले होते हैं, अर्थात थोड़े से कड़वे होते हैं। और सबसे अंतिम है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखें दोस्तों, एमसीक्यूज में या छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर ये जरूर पूछा जाता है, अम्ल और क्षार का लिटमस परीक्षण। तो जो नीला लिटमस होता है उसको लाल कर देता है कौन, एसिड, और जो लाल लिटमस होता है उसको नीला कर देता है कौन, बेस। यानी कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब हम बात करेंगे प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, सांद्र अम्ल क्या होते हैं, तनु अम्ल क्या होते हैं। इनकी छोटी छोटी सी परिभाषाएं आपसे कभी एक आध नंबर के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, तो आप इन्हें याद जरूर रखें। प्रबल अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी कि अपने आयन जो है पॉजिटिव और धनायन और ऋणायन दोनों पूरी तरीके से टूट जाते हैं। तो ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और जो पूरी तरीके से आयनित न होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं, आंशिक यानी कि थोड़े से, और जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल में आप याद रखोगे, प्रबल अम्ल में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों क्या है, प्रबल अम्ल के उदाहरण है। और दुर्बल अम्ल में याद रखोगे, एक तो एसिटिक अम्ल जिसको हम लोग सिरका भी बोलते हैं, और फॉर्मिक अम्ल जिसको हम लोग मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। इनका फॉर्मूले आप लोग, अगर आपको यहां से ध्यान रहते हैं तो ठीक है, नहीं रहते तो हम लोग बात करेंगे जब हम कार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आपको इनके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। सांद्र और तनु अम्ल, हमारे भाई कई बार ये शब्द आते हैं, इस शब्दों में हम समझ नहीं पाते कि सांद्र क्या होता है, तनु क्या होता है। सांद्र यानी कि कॉन्सेंट्रेट और तनु यानी कि डाइल्यूट एसिड। तो सांद्र अम्ल कौन सा होता है, वो अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है और जल जो है वो अल्प मात्रा में होता है, यानी कि जिसके अंदर एसिड बहुत ज्यादा होता है, एसिड बहुत ज्यादा होता है लेकिन वाटर जो है वो बहुत कम डाला होता है, वो होता है सांद्र अम्ल। और जिसमें वाटर ज्यादा होता है और एसिड कम होता है वो कौन सा होता है, वो तनु अम्ल होता है। तो सांद्र अम्ल जो है वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर वाटर होता ही नहीं है, यानी कि इनकी एक बूंद भी अगर हमारी त्वचा पे गिर जाए तो हमारी त्वचा को भेद देती है, यानी कि आर पार निकल जाती है, इतने सांद्र होते हैं। लेकिन तनु अम्ल जो होते हैं वो हमारे शरीर को भी इतना ज्यादा नुकसान
नहीं पहुंचाते। तो इन चारों के बारे में आप समझ गए होंगे। जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं वो प्रबल अम्ल, और जो आंशिक आयनित होते हैं वो दुर्बल अम्ल, और जिसमें जल अल्प मात्रा में होता है वो होते हैं सांद्र, और जिनमें जल बहुत ज्यादा मिलाया जाता है वो होते हैं तनु अम्ल। अब बात करते हैं इंडिकेटर या सूचक क्या होते हैं। इनके बारे में बहुत हर एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन सूचकों के बारे में। सूचक होते क्या है, यानी कि ये सूचना देते हैं। इंडिकेटर क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, सूचना देते हैं किसकी, कि आपको कोई विलयन दे दिया, यानी विलयन यानी कि वो तो देखेगा बिल्कुल पानी की तरह। आपको एक बीकर में डाल के कोई पानी जैसा विलयन दे दिया और आप उस विलयन के बारे में बताना है कि ये एसिड है या बेस, तब आप देख के नहीं बता सकते, टेस्ट उनको कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी त्वचा को आर पार भी कर सकते हैं, बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं हमारे शरीर को। तो हम लोग इनको कैसे टेस्ट करेंगे, इनको टेस्ट करेंगे सूचक के द्वारा। सूचक क्या होते हैं, ये रंग या गंध द्वारा किसी विलयन में अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। यानी कि इनकी सूचना देते हैं कि इस विलयन के अंदर एसिड है या बेस। 3 प्रकार के सूचक हमारी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो उन 3 प्रकार के पढ़ेंगे कौन कौन से। एक तो प्राकृतिक होते हैं, दूसरे संश्लेषित होते हैं, और तीसरे गंधीय होते हैं, यानी कि जो गंध से पता करते हैं। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। यानी कि जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो कौन से होते हैं, प्राकृतिक सूचक। 2-3 एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी, हाइड्रेंजिया का फूल, हाइड्रेंजिया फूल का जो रस होता है, आदि। ये सारे एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इनमें से कोई 2 एग्जाम्पल यानी कि हल्दी और लिटमस आप जरूर याद रखें, ये प्राकृतिक सूचक के उदाहरण है। और ये लिटमस के बारे में एक और बात लिखी हुई कि जो प्राप्त होता है, लिटमस कहां से प्राप्त किया जाता है, तो जो शैवाल होता है उस शैवाल से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो लिटमस लाइकेन नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। और शैवाल जो है ये थैलोफाइटा वर्ग का होता है, थैलोफाइटा वर्ग का प्लांट होता है, इसी से प्राप्त किया जाता है। दूसरा होता है हमारा संश्लेषित सूचक। ये वे सूचक है जो प्राकृतिक नहीं होते, यानी कि प्रकृति से प्राप्त नहीं किए जाते, ये रासायनिक पदार्थों के द्वारा यानी कि केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ऐसे सूचक जो केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, रासायनिक पदार्थों से या रासायनिक स्रोतों से प्राप्त नहीं किए जाते, तो ये संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। 2 उदाहरण ध्यान रखेंगे आप, मैथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। यहाँ आपकी इमेज में 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप तीनों को भी ध्यान रख सकते हैं। फिनोप्थलीन, मैथिल ऑरेंज और मैथिल रेड, ये सारे क्या है, संश्लेषित सूचक है। तीसरा हमारा होता है गंधी सूचक। गंध से आपको पता चल रहा है, यानी कि सुगंध या दुर्गंध। तो गंध के द्वारा इंडिकेट करता है कि उसके अंदर एसिड है या बेस। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, ऐसे पदार्थों को गंधी सूचक कहते हैं। यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको आप अम्लीय माध्यम में डालोगे तो अलग गंध आएगी, और क्षारीय माध्यम में डालोगे तो उसकी गंध अलग आएगी। तो ऐसे सूचक को हम लोग क्या कहेंगे, गंधी सूचक कहेंगे। उदाहरण दे रखे हैं दोस्तों गंधी सूचक के, प्याज, लौंग और तेल। प्याज, लौंग और तेल। अब बात करते हैं दोस्तों लवण क्या होते हैं। लवण की 2 परिभाषाएं यहां दे रखी है, दोनों परिभाषाएं आप लोग ध्यान रखेंगे, और अगर आपके एग्जाम में पूछे जाए तो आप दोनों लिखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उनमें से एक भी अगर आप परिभाषा सही से लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन एकदम सही होगा, और थोड़ी सी अभिक्रिया भी लिख के आप उस लवण की परिभाषा को और अच्छा बना सकते हैं। परिभाषा क्या होती है, धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाती है जिसे लवण कहते हैं। यानी कि धातु अम्लों कैसे, जैसे मान लो ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और आपने इसमें एक धातु मिला दी, यानी कि जिंक धातु मिला दी, या फिर मैग्नीशियम धातु मिला दी, कैल्शियम कुछ भी मिला दिया, तो ये क्या होगा, जिंक आपको पता ही हाइड्रोजन को अलग कर लेगा, विस्थापन अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन से जिंक जो है ज्यादा क्रियाशील होता है, तो ये जिंक हटा देगा, तो क्या बना देगा, ZnCl2 बना देगा, और साथ में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो धातुएं क्या करती है, अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उसके हाइड्रोजन परमाणु जो है उसको हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकाल देती है, और दूसरा जो उसका नेगेटिव होता है उसके साथ मिलकर एक यौगिक बना लेती है, और इसी यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित कर देती है और एक यौगिक बनाती है, उस यौगिक को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। वह यौगिक उसके
रासायनिक संगठन में अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के मूलक पाए जाते हैं, उसे लवण कहते हैं। वह यौगिक जिसके रासायनिक संगठन में अम्लीय तथा क्षारीय दोनों, यानी कि जिसके अंदर एसिड का भी कुछ पार्ट है और कुछ बेस का भी पार्ट है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक दोनों पाए जाएंगे, उसे हम लवण कहते हैं। अम्ल प्लस धातु, यानी कि अम्ल और धातु अभिक्रिया करके एक लवण बनाते हैं, एक हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और साथ ही आप एक अभिक्रिया याद रख सकते हैं, ये लवण की। लवण के कुछ गुणधर्म होते हैं। क्या क्या गुणधर्म लवण के होते हैं? लवण ठोस अवस्था में मिलते हैं, सामान्यतः लवण उदासीन होते हैं, लवणों के जलीय विलयन जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी कि लवण जो है सामान्यता में जो मिलते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड मैंने कहा था NaCl, वो एक कॉमन लवण है और वो आपको पता है, आप नमक के रूप में, क्रिस्टल के रूप में उसको देखते हो, तो ये क्या है, ठोस अवस्था में मिलते हैं। ये विद्युत उदासीन होते हैं ये, यानी कि इनकी पीएच ना तो 7 से कम होती है ना 7 से ज्यादा होती है, इनकी पीएच होती है 7 है बराबर 7 होती है। और जब इनका जल पानी के अंदर घोला जाता है तो विद्युत का चालन करते हैं, यानी कि विद्युत के सुचालक होते हैं। अब अम्ल और क्षारों की कुछ अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धातु के साथ पहली बार अभिक्रिया करते हैं। जब अम्ल और क्षार जब भी धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, यानी कि जब किसी भी एसिड, यानी कि आपने इसमें कोई एसिड ले रखा है और आपने कोई धातु का टुकड़ा डाल दिया, धातु का टुकड़ा डालोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस निकलेगी, उसके साथ और क्या बनेगा, उसके साथ एक और यौगिक बनेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो एसिड और बेस जो है धातु के साथ, अब मेटल यानी कि धातु के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट बनाएंगे, यानी कि लवण बनाएंगे, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। दो अब अभिक्रिया यहाँ पे लिख रखी है, दोनों का आप ध्यान रखें। Zn प्लस H2SO4, यानी कि H2SO4 के साथ जो है जिंक की अभिक्रिया कराएंगे तो एक तो जो है सल्फेट अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, तो ZnSO4 एक यौगिक बन जाएगा, लवण बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के, यानी कि ये सार है एक, इस सार के साथ जिंक की अभिक्रिया करवाएंगे तो एक लवण बनेगा जिसका नाम देखो Na2ZnO2, और सोडियम जिंकेट इसको बोलते हैं, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये अभिक्रिया दोनों दोस्तों हमारे एनसीईआरटी में दे रखी है, तो इनको आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखें। अब बात करते हैं दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूट्रल यानी कि बराबर, ना पीएच जो है 7 से ज्यादा होनी चाहिए ना 7 से कम होनी चाहिए, यानी कि बीच की, यानी कि जो ना एसिड हो ना बेस हो। एसिड और बेस को जब मिलाएंगे तो एसिड बेस के प्रभाव को कम कर देता है, और बेस जो यानी कि जो क्षार होता है वो एसिड के प्रभाव को कम कर देता है, और दोनों ही क्या करते हैं, दोनों अपने एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करके बीच का एक लवण बनाते हैं, और उसी को अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं और विलयन उदासीन हो जाता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीन का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग पीएच स्केल पढ़ेंगे तो पीएच स्केल में क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक रीडिंग होती है और बीच में होता है 7। जब किसी की पीएच 7 से कम होता है तो अपन कहते हैं वो एसिडिक है, और जिसकी पीएच 7 से ज्यादा होती है वो बेसिक होता है, यानी कि क्षारीय होता है। लेकिन जो बीच का जो 7 पीएच है वो क्या होता है, उदासीन। और जब इन एसिड और बेस को दोनों को मिलाओगे तो मिला के ये इस बेस जो है ये एसिड के प्रभाव को खत्म कर देगा, एसिड जो उस बेस के प्रभाव को खत्म कर देगा, और ये बीच में आके रुक जाएंगे और विलयन जो है वो उदासीन हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया है। एक बार वापस सुन लें, जब अम्ल और क्षार आपस में मिलाए जाते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं और विलयन जो है वो उदासीन हो जाता है। इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या क्या प्राप्त होते हैं, एक लवण प्राप्त होता है और एक जल प्राप्त होता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो एक लवण प्राप्त होता है और दूसरा जल प्राप्त होता है। हाइड्रोजन गैस मत कर देना, जल प्राप्त होता है। हाइड्रोजन गैस तो धातु मिलाने पर निकलती है। तो मैंने कॉमन एग्जांपल आपको बताए थे कि NaOH जो है वो एक कॉमन क्षार का एग्जांपल है और HCl जो है वो एक कॉमन एसिड का एग्जांपल है, जो आप ध्यान रखेंगे। तो आप क्या करोगे, जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो इससे Na अलग हो जाएगा और OH अलग हो जाएगा, इससे H अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। ये Na और Cl दोनों मिलकर एक यौगिक बना देंगे जिसको बोलेंगे NaCl, यानी कि एक लवण है।
और ये जो है H और H जो क्या बन जाएगा H2 यानी कि एक जल का अणु बना लेंगे। साधारण सी अभिक्रिया, इसको संतुलन करने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले से ही संतुलित है। इस अभिक्रिया को आपको एकदम अच्छे से याद रखें। NaOH प्लस HCl क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसको भी आप ध्यान रखें। ये तो हमारा हो गया है, ये याद रखें। NaOH प्लस H2SO4 को आप H2SO4 को जब आप अभिक्रिया कराओगे तो Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट बनेगा और साथ ही जल का अणु बनेगा। एक या दो अभिक्रिया याद रखें ताकि आपकी कोई भी परिभाषा पूछी जाती है तो उसके साथ जब आप अभिक्रिया लिखते हो तब आपका जो है नंबर अच्छे से आने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, नंबर अच्छे मिलते हैं और आपका आंसर भी जो है वो देखने में अच्छा लगता है। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करके क्या करते हैं, यानी कि कुछ धातु के ऑक्साइड अगर अम्लों के साथ मिला दें तो वो अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, धात्विक ऑक्साइड और अम्ल अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते। लेकिन लवण और जल हमने क्या पढ़ा है, लवण प्लस जल कब बनेंगे, जब कौन कौन एसिड प्लस बेस रिएक्शन करेगा, यानी कि जब अम्ल और क्षार को जब हम मिलाएंगे तो लवण और जल बनेगा। लेकिन अम्ल के साथ हम जो है इस बेस की जगह हमने क्या मिला दिया, धातु ऑक्साइड मिला दिया। तो अम्ल के साथ जो है हम धातु ऑक्साइड मिला दिया, फिर भी लवण और जल मिल रहे हैं, यानी कि धातु ऑक्साइड कैसा होता है, धातु ऑक्साइड सार की तरह काम कर रहा है। यहाँ एसिड के साथ लवण और जल तो सार देता है, तो यह सार का काम कौन कर रहा है, धातु ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड को प्रवृत्ति जो है प्रकृति कैसी होती है, सारी होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो ये एग्जाम्पल साथ में ध्यान रखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब HCl मिलाओगे तो कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा और साथ में हमें क्या मिलेगा, जल का अणु प्राप्त होगा। दूसरा है अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड की सारों के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, अधात्विक ऑक्साइड कौन से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन धातु नहीं है, कार्बन अधातु है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का अधात्विक ऑक्साइड है और ये सार के साथ यानी कि बेस के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण प्लस जल बनाएगा। लेकिन बेस के साथ लवण और जल कौन बनाता है, वो तो एसिड बनाता है। लेकिन ये एसिड की जगह जो है अधात्विक ऑक्साइड आ गया, यानी कि अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्योंकि अम्ल की जगह काम में लिए जाते हैं तो अम्लीय होते हैं, क्योंकि ये सार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसी पॉइंट को आप वापस समझें, धात्विक ऑक्साइड सार के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसलिए धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति जो है वो सारी होती है। अधात्विक ऑक्साइड सार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, यानी कि अम्ल की जगह काम में लिए जाते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। अभिक्रिया आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मिलाओगे, यानी कि जब हम ये अभिक्रिया मैंने आपको पहले चैप्टर के अंदर समझाई भी थी, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है सबसे पहले बिना बुझा चूना, इसमें जब अपन पानी डालेंगे तो बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। और जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो सफेदी जो होती है इसको हम दीवारों पर लगाएंगे तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके ये क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। एक बात और ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप अभिक्रिया लिखते हो तो आपका आंसर और अच्छा लगे उसके लिए आप ये लिख सकते हो, साथ में इसका लिख सकते हो भाई कैल्शियम क्लोराइड, इसको ब्रैकेट में साथ में लिख सकते हो ताकि जो है आपका आंसर और ही अच्छा और अट्रैक्टिव लगे। अब बात करते हैं पीएच स्केल क्या होती है। पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल यानी कि पावर, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति, इसमें हाइड्रोजन की कितनी पावर है। हाइड्रोजन की पावर ज्यादा किस में होती है, हाइड्रोजन की पावर ज्यादा होती है एसिड में, क्योंकि एसिड क्या करते हैं, जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो उनका जो है वो शुरू में आते हैं एसिड। किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल बेसिकली क्या बताता है हमें, किसी भी विलयन के अंदर उसके जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, हाइड्रोजन कितना है। हाइड्रोजन की सांद्रता बहुत कम है तो वो कम बताएगा, हाइड्रोजन की सांद्रता बहुत ज्यादा है तो ज्यादा बताएगा। और एक और बात ध्यान रखेंगे कि पीएच स्केल की जो खोज की थी, यानी कि जो बनाया था वो किसने बनाया था, वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसन। इन्होंने जो है वो पीएच स्केल की खोज की थी और ये हाइड्रोजन की सांद्रता बताना है। पीएच स्केल में जो पी शब्द है इसका मतलब होता है पोटेंस, यानी कि पुषांश, पुषांश का मतलब होता है एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ होता है शक्ति, हाइड्रोजन की पावर।
और पीएच अगर 7 से कम होता है तो अम्लीय विलयन होता है, जो हमने पढ़ लिया है। 7 से अगर ज्यादा होगा तो क्षारीय विलयन होगा, और पीएच अगर बराबर 7 है तो विलयन कैसा होगा? उदासीन विलयन होगा। इस इमेज को आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पे 7 है तो 7 वाला जो विलयन है वो उदासीन होगा, और जैसे जैसे आप इधर जाते जाओगे वो जो है विलयन क्या होता जाएगा? अम्लीय होता जाएगा। और जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते जाओगे, यानी कि दाएं हाथ की तरफ, तो विलयन कैसा होता जाएगा? क्षारीय होता जाएगा, एल्कलाइन होता जाएगा। और ये और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे कुछ एक एग्जांपल के जो कुछ एक इंपॉर्टेंट पीएच है उनकी वैल्यू आप लोगों को याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे शरीर के, या फिर आपके क्वेश्चन ऐसे मिलाने वाले आ जाते हैं कि पीएच वैल्यू को मिलान करो, तब आपको कुछ यौगिकों की पीएच वैल्यू याद करनी जरूरी होती है। तो हमारे शरीर के अंदर जो HCl होता है, हमारे पेट के अंदर, हमारा पेट जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और उस एसिड का जो पीएच वैल्यू कितनी होती है? पीएच 2 होती है। जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है, वो उसकी पीएच वैल्यू 0 होती है, यानी कि वो उसमें हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? 0। टमाटर का जो रस होता है उसकी पीएच वैल्यू 4 होती है। जो हमारे मूत्र होता है, मूत्र का जो पीएच वैल्यू होती है वो 5 होती है। एकदम शुद्ध पानी होता है, या बारिश का पानी बोल दें, या शुद्ध पानी, जो शुद्ध वर्षा का पानी होता है, या जो शुद्ध जल होता है, उसका पीएच वैल्यू 7 होती है। हमारे जो खून होता है, ब्लड होता है, मनुष्य के ब्लड का जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है। और हम जो भी साबुन यूज करते हैं वो साबुन सारी होते हैं, साबुन सारी होते हैं, उनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 10। और उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, हाउस होल्ड ब्लीच, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप मानो सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 12 होती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और एसिडिक में आप लोगों को, ये आपकी एनसीईआरटी में एक इंडेक्स दे रखी है, और इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? कि यानी कि कुछ अम्लों के स्रोत आपको ध्यान रखने हैं। ये अम्ल कहाँ से प्राप्त किया जाता है, या कहाँ हमें ये अम्ल देखने को मिलता है? तो जो सिरका होता है, उस सिरके के अंदर कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। जो हमारा संतरा होता है वो भी खट्टा होता है, इसके अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। इमली के अंदर कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड होता है। टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, यानी कि सिरके के अंदर एसिटिक एसिड, संतरे के अंदर सिट्रिक एसिड, इमली के अंदर टार्टरिक एसिड, और टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड। दूध और दही के बारे में पूछा जाए तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। चींटी का जो डंक होता है, या फिर नेटल का डंक होता है, चींटी और नेटल का डंक क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेटल एक पौधा होता है, और चींटी जो है, यानी कि चींटी के मधुमक्खी, कुछ भी काट ले हमें, उन दोनों के अंदर कौन सा एसिड होता है? मेथेनोइक एसिड होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। तो आप इसको ध्यान रखें। पूछ ले कि निम्न में से कौन सा एसिड जो है वो चींटी के डंक में पाया जाता है, मेथेनोइक ऑप्शन में ना दे के फॉर्मिक दे दे तो भी एक ही बात है। अब बात करते हैं दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, यानी कि दैनिक जीवन में हम पीएच वैल्यू कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो पहला तो है मिट्टी का पीएच। हम जब भी, किसी किसान जब जो है अपने खेतों के अंदर खेती करता है, तो वैज्ञानिक उसको ये सलाह देते हैं कि आप अपनी मिट्टी की पीएच वैल्यू पहले चेक कर लें, क्योंकि जब आप पीएच वैल्यू चेक कर लेते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी मिट्टी जो है किस प्रकार की फसलों को जो है बहुत ही अच्छा उत्पादन कर सकती है। तो अच्छी उपज के लिए पौधों की एक विशिष्ट पीएच की परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान पर पीएच की वैल्यू कम या अधिक है तो उसमें आवश्यकता अनुसार जो है अम्ल और क्षारीय पदार्थ मिलाकर पीएच वैल्यू को नॉर्मल किया जाता है। यानी कि अगर मिट्टी जो है अम्लीय है तो उसके अंदर क्षार मिलाएंगे तो उस अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देगा, यानी कि मिट्टी उदासीन हो जाएगी। मिट्टी अगर क्षारीय है तो उसके अंदर कोई अम्ल मिलाएंगे तो मिट्टी कैसी हो जाएगी? वापस उदासीन हो जाएगी, क्योंकि अम्ल जो है वो क्षार के प्रभाव को खत्म कर देता है। अम्लीय वर्षा की बात करें तो जब वर्षा का जो पीएच होता है, ये हमने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, जब वर्षा का पीएच जो है 5.6 से कम हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जो है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं, तो जो वो वर्षा होती है उस वर्षा को हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारे शरीर की तुलना में हमारे पाचन तंत्र का पीएच जो है बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे पाचन तंत्र में जो हमारा आमाशय होता है, स्टोमक, उसके अंदर एक अम्ल होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। और जब अपच की स्थिति होती है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी हो जाती है, जब हमारा खाना जो है पचता नहीं है, एसिडिटी में क्या होता है?
ये हमारा जो पेट है अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमारे जो है पेट के अंदर जलन और दर्द का अनुभव होता है, जो आप सबने किया होगा। यानी कि जब हमारा भोजन जो है हम ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, यानी कि ज्यादा खा लेते हैं, या फिर हमारे भोजन में जो है न पचने वाले जैसे ऐसे कुछ पदार्थ खा लेते हैं, हमारे पेट में जलन होती है। जलन क्यों होती है? क्योंकि उनको पचाने के लिए हमारा जो आमाशय है, हमारा जो पेट है, उदर है, वो क्या करता है, वो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बना देता है, और वो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे को क्या करता है, परेशान करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और एसिड के प्रभाव को कम कौन करता है? एसिड के प्रभाव को कम तो सार करता है। तो जब कभी भी हमें आपको पूछा जाए कि जब हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी का उपचार क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, सार लेते हैं। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटी एसिड जैसे सारकों का उपयोग किया जाता है। एंटी एसिड यानी कि एसिड के विपरीत किसका उपयोग किया जाता है? सार का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सार इसमें है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। ये इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये बहुत ही अच्छा क्या है, एंटी एसिड है। पीएच में परिवर्तन के कारण दांतों में क्षय, यानी कि हमारे दांतों को भी नुकसान होता है। तो मुंह के पीएच का मान जब 5.5 से कम होता है, तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल, इनेमल आपको पता है, हमारा जो दांत होता है, इस दांतों की सबसे बाहरी परत होती है, इसको हम लोग इनेमल बोलते हैं। हमारे शरीर का सबसे कठोर अंग, हमारे शरीर का सबसे कठोर पार्ट, सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है? इनेमल होता है। इनेमल जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये जल में नहीं घुलता, लेकिन जब पीएच वैल्यू 5.5 से कम होती है, तब ये इनेमल जो है धीरे धीरे संक्षारित होना शुरू हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। तो इसको कम कैसे करेंगे? तो पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाएगी, यानी कि हमारा मुंह का पीएच जो है एसिडिक हो जाएगा। इसको कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सार यूज करते हैं। तो सारी दंत मंजन का उपयोग करने में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जाता है। यानी कि हम जितनी भी टूथपेस्ट यूज करते हैं, वो टूथपेस्ट कैसे होते हैं? वो बेसिक होते हैं, यानी कि सारी होते हैं। और इन्हीं टूथपेस्ट का यूज करके हम क्या करते हैं, हमारे मुख का पीएच जो है वो उदासीन रख सकते हैं, और हमारे शरीर के दांतों को जो है वो दांत सही से बचा सकते हैं। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, यानी कि कुछ पशु और जो कुछ पौधे जो है वो अपने आप की आत्मरक्षा करने के लिए कुछ ऐसे एसिड जो है वो छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए मधुमक्खी का डंक। मधुमक्खी अपने आप को बचाने के लिए क्या करती है, किसी भी जानवर को या फिर मनुष्य को जो है वो काट लेती है, और जहां काटती है वहां दर्द और जलन का अनुभव होता है, क्योंकि डंक मारे गए स्थान में जो है, क्योंकि जो डंक मारती है उसके अंदर एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? वो मेथेनोइक एसिड होती है, यानी कि फॉर्मिक एसिड होता है। और जहां डंक मारा जाता है, वहां पे एसिड को जो है कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेस यूज करते हैं। तो बेस में हम लोग बेकिंग सोडा का उपयोग, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही हम लोग, आपने देखा होगा गांव के अंदर हम लोग कोलगेट लगा देते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि मुख का जब पीएच जो है बहुत कम होता है, तो नॉर्मल करने के लिए हम लोग सारी कोलगेट का प्रयोग करते हैं। तो सारी कोलगेट, यानी कि कोलगेट जो कैसी होती है, वो बेसिक होती है, यानी कि वो अम्ल के प्रभाव को कम करती है। तो हम कोलगेट लगा देते हैं, तो भी हमारा जो डंक है वो जो है सूजन कम हो जाती है। दूसरा एक पौधा होता है जिसका नाम है नेटल। ये क्या करता है, जब आप कभी भी पहाड़ों पर चढ़ते हो तो एक नेटल पौधा होता है जिसके आप पास से गुजरते हो तो ये आपको छू लेता है, यानी कि एक डंक मारता है। और इसमें भी कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। इसके कारण क्या होता है? जलन और दर्द का अनुभव होता है। और इसका इलाज इसके पास ही एक और पौधा होता है जिसका नाम है डॉग पौधा। उसकी पत्तियों को रगड़ के जो है आप अपने मालिश करते हो, तो वो जो है आपका उसका अम्ल का प्रभाव कम हो जाता है। तो मधुमक्खी और नेटल के डंक में मेथेनोइक एसिड होता है। मधुमक्खी के डंक के प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग सार का उपयोग करते हैं। सार में हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूना यूज कर सकते हैं, कोलगेट यूज कर सकते हैं, कभी कभी हम लोग साबुन भी लगा देते हैं, बेकिंग सोडा भी लगा सकते हैं। ये यानी कि ये सारे के सारे सार है, और जब सार लगाएंगे तो ये एसिड के प्रभाव को अपने आप ही कम कर देंगे। और नेटल जब डंक मारता है तो उसके पास एक और पौधा होता है जिसका नाम होता है डॉग का पौधा, और वो क्या करता है, वो जो सारी होता है तो उस मेथेनोइक एसिड को कम कर देता है। अब बात करते हैं लवणों के पीएच के बारे में। लवण क्या होते हैं? लवण क्या करते हैं? एसिड प्लस बेस, इनको मिला के क्या बनता है? लवण बनता है, यानी कि सॉल्ट बनता है। एसिड प्लस बेस सॉल्ट बनता है। अगर एसिड बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी कि बहुत ही ज्यादा
सारी है प्रबल एसिड है और क्षार बहुत ही प्रबल है, तो दोनों ही एक दूसरे को मिलके बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, यानी कि उनकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो कहां लिख रखा है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों मिलेंगे तो दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे। तो जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा, उदासीन बनेगा, और जो उदासीन होता है उसका क्या होता है, पीएच वैल्यू 7 होती है। लेकिन बाई चांस आपने ऐसा नहीं किया, आपने एसिड बहुत प्रभावशाली ले लिया लेकिन बेस कमजोर लिया, तो ये बेस थोड़ा सा इसके प्रभाव तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन एसिड फिर भी बना रहेगा। यानी कि प्रबल अम्ल ले लिया आपने और दुर्बल क्षार ले लिया, तो ये दुर्बल क्षार का प्रभाव तो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो प्रबल अम्ल फिर भी बना रहेगा। यानी कि जो लवण बनेगा वो कैसा होगा, अम्लीय लवण होगा, यानी कि उसकी विलयन, उस विलयन का जो पीएच होता है क्या कितना होगा, वो 7 से कम होगा। अगली बार आपने क्या किया, इस बेस को भी कम रखा, एसिड को भी कम रखा, दोनों को कम रखा, तो ये दोनों कम है तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे, तो फिर वापस क्या रहेगा, 7 पीएच वाला, यानी कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार को मिलाया, फिर भी हमें क्या मिलेगा, उदासीन लवण मिलेगा, यानी कि उसकी पीएच क्या होगी, 7 होगी। अगली बार आपने जब मिलाया इनको, तब आपने एसिड को तो बहुत ही लो लेवल का ले लिया लेकिन बेस बहुत ही मजबूत ले लिया, तो एसिड का प्रभाव तो खत्म हो जाएगा लेकिन बेस का प्रभाव खत्म नहीं कर पाएगा ये एसिड, तो बेस का प्रभाव रहेगा, यानी कि जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो क्षारीय लवण बनेगा। यानी कि दुर्बल अम्ल के साथ अगर आपने प्रबल क्षार मिला दिया तो जो हमें लवण मिलेगा वो क्षारीय लवण मिलेगा, यानी कि उसका पीएच कितना होगा, 7 से अधिक होगा। यहाँ पर दोस्तों हम हमारे वीडियो को कंप्लीट यहीं पे करेंगे। कल के वीडियो में बता दूं हम लोग पढ़ेंगे NaCl के बारे में, नमक और नमक से बनने वाले कई प्रकार के यौगिक है जिनके बारे में पूछा जाता है। जब आप मॉडल पेपर सॉल्व करोगे या फिर आप पुराने प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो उसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जिप्सम से आप क्या समझते हैं, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की अभिक्रिया लिखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में वर्णन करो, टिप्पणी करो। या फिर बहुत बार एक क्वेश्चन आता 5 नंबर का जिसमें पूछा जाता है कि निम्न के बारे में टिप्पणी करो, फिर आएगा आपके सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, फिर आएगा आपके विरंजक चूर्ण और आपका आ जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके बारे में वर्णन करो। इनके बारे में आपके 10-1 मिनट का ज्यादा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा, उसके बारे में आपको मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।